हेलो स्टूडेंट, दिस इज हमिंदर फ्रॉम पाथमेकर एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अभी तक जो सीरीज चला रहे हैं मैथ्स की, उसमें आपने देखा होगा कि अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कराई हुई है हमने। तो अलजेब्रा के ही क्वेश्चन लिए अभी फिलहाल अभी रिसेंटली जो अभी लास्ट, अगर अपडेटेड है आप लोग और वॉच कर रहे हैं कंटिन्यूशन में हमारी वीडियोस, तो आपने देखा होगा इससे पहले की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने डाला है कंसेप्ट्स ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है ना। और उससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने डाला था कंसेप्ट्स ऑफ क्या था आपका, यानी कि सिमेट्रिक बेस्ड। सिमेट्रिक बेस्ड का मतलब क्या था, जहां पे आपके सारे वेरिएबल्स शुड बी वेरिएबल्स आर इक्वल्स। जहां पे भी आपके सारे वेरिएबल्स जो हो जाएंगे इक्वल्स हो जाएंगे, तो वहां पे हमने कंसेप्ट बनाया था कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का। दूसरा मैंने लिखा कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटीज का मतलब है जो ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूलेस गिवन है अलजेब्रा में, तो उसी में हमने क्या करा, उनकी आइडेंटिटीज के बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस डाले थे और उनके आंसर्स निकाले थे विद ट्रिक। तो सेम उसी से रिलेटेड मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अभी तक की जो जितनी मैंने 2 वीडियोस कराई हैं, 2-3 वीडियो जो डाली हैं अभी, आइडेंटिटी वाली और कंसेप्ट वाली, उसी के बिहाफ पे कुछ मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन उसमें से लिए हैं, तो वो ही डाले हैं आप। अगर आप बच्चे आप देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्राइक करो, आप देख पा रहे हैं कि a² + b² + c² + 2ab और 2bc और 2c लिखा हुआ है इज इक्वल टू +3। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें एक केस आया था, तो मैंने उसमें क्वेश्चन में आपको बोला कि जब भी आपके पास जो कांस्टेंट नंबर आ जाता है आपको उसको नहीं देखना है, ठीक है ना। उसको देख के आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप सोचो जो भी कांस्टेंट नंबर आया है कहीं ना कहीं ये एक आइडेंटिटी बन रही होगी। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो उनका फैक्टर को जोड़ने पर या घटाने पर ये 3 बना होगा, ठीक है ना। तो आपको उसको 3 को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा हो तो आप देखो कि आप यहाँ पे वॉच करो कि a² + b² यानी कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के बिहाफ पे बन रहा है, यानी कि जो मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही होगी वो कुछ ऐसे बन रही होगी कि a का बन जाएगा, यानी कि a + b का। अगर आप फार्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा आपने a - b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सारे प्लस की बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात है कि आपने यहाँ पर आपके पास 3 आइडेंटिटी की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे 3 फैक्टर बने होंगे, एक a का फैक्टर, एक b का फैक्टर और c का फैक्टर, यानी 3 की। तो मैंने आपको अभी लास्ट वाले वीडियोस में भी बताया था कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जो 3 है इसके फैक्टर बनाऊं या जो 2 है फैक्टर बनाऊं, क्योंकि हमें पता है a + b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b² + 2ab आता है, ठीक है ना। तो उस 2ab के बिहाफ पे हमें क्या करना है, जितनी आपके पास जो इक्वेशन गिवन हो, ठीक है ना, उसको आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने पर जो आपके पास वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिली, यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली 1, यहाँ b की वैल्यू मिली और यहाँ पे किसकी मिली, c की वैल्यू मिली, कितनी, 1। यानी कि अगर मैं देखूं तो सबकी वैल्यू मेरे पास 1 मिली। अब मैंने आपको इसमें एक चीज और बताई थी बच्चे कि अगर आपके पास, क्योंकि जब हम फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये आपके पास क्योंकि प्लस में है, क्या है, प्लस में है। जब प्लस में होते हैं तो फैक्टर बनते हैं, इस तरीके से फैक्टर बनेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब आपके पास यहाँ प्लस में हो, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लेफ्ट साइड में है। अब आप देखो लेफ्ट साइड में तो है, राइट साइड में क्या है बच्चे, 0 है। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे, यानी कि a + 1, b + 1, c + 1, 1 1 1। तो अगर आप a की वैल्यू, अब क्या निकालेंगे, आप a की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या बने आपके फैक्टर, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर इसको राइट साइड पे ले जाओ, कितने पार्ट को राइट साइड पे ले जाओ, अगर मैं इतने पार्ट को राइट साइड पे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास a की वैल्यू माइनस में, b की वैल्यू माइनस में और c की वैल्यू माइनस में। बस आपको क्या ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है कि जब आपके पास प्लस में हो तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये क्या आ रही है, ये फैक्टर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। और जब आपके पास राइट साइड में हो तब आपके पास ये क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास किसी तरीके से आप चाहे ध्यान रखें, चाहे आप पॉजिटिव नेगेटिव करके ध्यान रख ले, फैक्टर और वैल्यूज का नहीं ध्यान रख पा रहे, तो जो भी आपके पास पॉजिटिव में इस तरीके से आ रहा है, अगर पॉजिटिव का साइन है, सारी की सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, तो आपके पास a का मान माइनस में आएगा, b का मान भी माइनस में आएगा, c का मान भी माइनस में आएगा। अगर राइट साइड में है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जो है गिवन है वही आएगा। पॉजिटिव में गिवन है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में गिवन है तो नेगेटिव में। क्लियर है इतनी बात। अब आपके पास उसे पूछा क्या, अगर क्वेश्चन को देखो तो उसे फाइंड
लिखा है a माइनस बी माइनस सी। क्लियर है इतनी बात? अब a की वैल्यू बच्चे माइनस का 1 है और b की वैल्यू भी माइनस का 1 है और c की वैल्यू भी माइनस का 1 है। अगर आप चेक करो तो ये आपको सभी को मालूम है, ये प्लस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। कोई बात, कोई डाउट? अगर मैं कैंसिल करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई, आंसर जो आया a माइनस बी माइनस सी का जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे करा है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और एडवांस मैथ्स में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एडवांस मैथ्स में जब भी आपके क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक नहीं आता, अर्थमेटिक भी आता है, लेकिन एडवांस मैथ्स में आपके अलजेब्रा में से हर बार 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2a 2b और 2 माइनस का c। फाइंड क्या करना है आपके पास? माइनस a माइनस b माइनस सी। देखिए बहुत आसान है, इक्वल में दे दिए। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि जब इक्वल में दे दिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो जैसे अब गिवन है, प्लस का गिवन है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का गिवन है तो माइनस का, सिर्फ तब टेंशन नहीं लेनी। अब आप बताइए सारे के सारे पॉजिटिव यानी कि इक्वल की साइड में। अब हम क्या करूं, मैं अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो आप या तो 2 से डिवाइड, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 8। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो a की वैल्यू बच्चे मुझे कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। आप समझे? 4 दूनी 8, तो a का मान कितना मिला? जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a का मान कितना मिला आपके पास? कितना मिला? 4। अब बात करते हैं यहाँ पे भी आपके पास अगर मैं बात करूं तो आपके पास a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? क्योंकि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू मिलेगी इसकी? फिर वही प्लस का 4। अब बात करते हैं माइनस के, यहाँ पे c की वैल्यू, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से तो आपके पास मिलेगी वैल्यू माइनस की 2। क्लियर है इतनी बात? पूछा क्या है? a माइनस बी माइनस सी, यही तो पूछा बच्चे आपसे। a की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव का 4, b की वैल्यू 4 और यहाँ पर आपके पास माइनस का 2। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बचा? माइनस का 2। ये आंसर आ गया। तो कितनी जल्दी निकाल लिया, फैक्टर करते बहुत टाइम लगाते, तो हमें पता चल रहा है कि आइडेंटिटी बन पा रही है किसी का ना किसी फैक्टर, क्योंकि आइडेंटिटी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और b प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा और c प्लस a का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमने सिंपली डायरेक्ट निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, गिवन है आपके बोर्ड पर, हमने लिख दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2√2a प्लस 2√b में दे रखा है प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। फाइंड ये करना है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे, देखिए उसकी टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे ना यहाँ पे रूट आ रहा है, तो वहां पे तो स्क्वायर पूछा है। आप देखो यहाँ पे भी तो स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे रूट की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी स्क्वायर पूछा है। अब आप मुझे बताइए सिंपली सी, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, क्योंकि आप सारे के सारे वैल्यू इधर कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? लेफ्ट साइड पर आ गई कि नहीं आ गई? तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लेना है? साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव में अब नेगेटिव साइन, यानी कि जब a की वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, c की वैल्यू आएगी वो भी माइनस में आएगी। अब हम एक चीज देखते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 यानी कि फार्मूला जब बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बनता है तो यहाँ पे 2a आ रहा है, यहाँ 2b आ रहा है, 2c नहीं आ रहा है, यानी कि थर्ड कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, थर्ड वाला वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, सीधा कांस्टेंट आ गया, यानी कि 4 आ गया। लेकिन थर्ड वाला जो वेरिएबल है 2√2c भी तो होना चाहिए था, या फिर c का कुछ और मान आना चाहिए था। तो मैंने आपको ये भी बताया था, जब आपके पास क्वेश्चंस में जो गिवन नहीं हो, जिस वेरिएबल का ना वैल्यू ना दे रखी हो, उसे आप सीधा का सीधा 0 मान ले। क्या नहीं है इसके अंदर? c नहीं है, तो इसको c को क्या मान ले? 0 मान ले। तो अगर मैं a की बात करूं, a निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके पास? आप देखो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा? माइनस का √2। ठीक है, क्योंकि प्लस सारे के सारे कहाँ है? सारे के सारे कहाँ पर है? एक आपके लेफ्ट साइड पर है, तो माइनस में साइन लेने के लिए बोला था ना। अब यहाँ पर आ जाइए, तो b की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? माइनस का √b। c ऑलरेडी आपके पास 0 हो चुका, क्योंकि c की वैल्यू नहीं, तो जो वैल्यू है नहीं, जो वेरिएबल गिवन नहीं होता उसे आप 0 मानते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? तो a स्क्वायर की बात कर रहा है तो माइनस √2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास बात कर रहा है b स्क्वायर की, यानी कि माइनस का 2 स्क्वायर, और c स्क्वायर में हमारे पास 0 हो गया। बच्चे आपको पता है स्क्वायर से तो स्क्वायर की बात हो रही तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी क्या हो जाएगा? जब आपके पास स्क्वायर की बात होती है तो पॉजिटिव में, सभी को मालूम है कि जब नेगेटिव वैल्यू होती है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव में आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ऐसी इसकी बात करते थे, यहाँ पे बाहर में ऑलरेडी माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा बच्चे मेरे पास? पॉजिटिव का 2, तो 2 में से 2 गया, हमारे पास कितने आ गए? 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इस क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a3 plus a 4a square plus 16a is equal to 1, what is the value of a cube plus 4a की बात कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से
से कर सकते हैं। पहले तो एक मेथड से बात करूँ कि एक मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे इक्वल में लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपली सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे पूछा है 4a कि 4a कैलकुलेट करना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाए कि मेरे पास यहाँ पे 4a का मान आ जाए तो मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी जो गिवन इक्वेशन है इसमें मैंने 4/a की मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं 4/a की मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चे, तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे a³ प्लस 4a² प्लस 16a इज इक्वल टू, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 4a की, हाँ ये ना, ठीक है ना, करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, सिंपली सी बात है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इससे क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमें तो a³ है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a² आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a से कैंसिल होगा यानी कि 16a आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 64, ठीक है, a से a ऑलरेडी कट गया और यहाँ पे आ गया 4a। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हमारे से पास पूछा क्या था, a³ प्लस 4a पूछा था। अब 4a का मान इसके अंदर अगर मैं रख दूं तो आप देखिएगा a³ प्लस 4a² प्लस 16a प्लस 64, यही तो है। पहले क्या करा, इसके अंदर मान रख दिया, किसका मान रख दिया, 4a का। 4a का मान इसके अंदर अगर आप रखेंगे तो यही तो बनेगा, हाँ या ना। अब आप बताओ, क्वेश्चंस के अंदर ये चीज गिवन थी कि इसका मान कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे रखा 1 प्लस 64 यानी कि मेरे पास आ गया आंसर 65, ठीक है ना। एक मेथड तो ये था, आप इस तरीके से निकालना चाहें। दूसरा, अगर आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो बच्चे आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक आसान तरीका और है, अगर आप उस मेथड से करना चाहो, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो उसमें आप क्या करिए, इसमें से a को कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास a³ की आइडेंटिटी आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं a कॉमन ले लूं तो मेरा फार्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³ का। तो मैंने क्या करा, यहाँ से a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a², यहाँ हुआ 4a और यहाँ पे हुआ मेरे पास 16, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है। जब आप यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1, ठीक है, तो यहाँ से भी तो कॉमन का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पे अपने आप ही 1/a हो जाएगा, हाँ या ना। इतनी बात समझ रहे हैं मेरी, मैंने क्या कहा। तो आप या पे ऐसा समझो कि यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, 1 है। हमने यहाँ से क्या करा, इस पूरे वाले क्वेश्चन में से a कॉमन ले लिया। a कॉमन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आइडेंटिटी बनानी है a³ माइनस b³ की, ठीक है, या a³ प्लस b³ की, इस तरह से कोई आइडेंटिटी बन जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, a को कॉमन ले लिया। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास ये वैल्यू रहती, ये वाली मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, a। अब वहां यहाँ पे 4a चाहिए, क्या चाहिए, 4a चाहिए, और हमारे पास है यहाँ पे a। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं इस क्वेश्चन में दोनों साइड में a माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस 4 की, किससे कर दी, a बाई इन दोनों, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। मैंने a माइनस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, a माइनस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। अब आप देखो कि जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने पर ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a³ माइनस b³ की बन रही है। क्यों? क्योंकि a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², तो वही तो बन रही है। b क्या है, 4, 4 का स्क्वायर क्या है, 16, फिर क्या होता है ab, a क्या है a और b क्या है 4, 4 है, बन रही है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a³ माइनस b³ की। तो a³ b क्या है 4, क्या है 4, 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 तक 16, 16 चौका 64, और यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a, ठीक है ना। जब आप इसके अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। इतनी बात समझ में आती है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है a³ माइनस 64 को उधर ले जाऊं या इधर ले आओ, किसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए आप सारी, या सबको इधर ही ले आती हूँ मैं, माइनस का 4, ठीक है ना। ये माइनस का और ये पॉजिटिव का हो गया। कैलकुलेट करने को उसने क्या कहा था, ये वाला कैलकुलेट करने को बोला है, तो मैंने क्या करा, a³ प्लस 4a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस कितना है प्लस, यानी कि माइनस का 65 जब उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव का 65, ठीक है ना।
समझ में आया? a क्यूब प्लस 4a, ये तो कैलकुलेट करने के लिए बोला, ये कितना होगा 64 और 1 65, और माइनस में तो दो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 65। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी से भी और वैसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज की। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y z। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो आपसे दो चीजें पूछता है, या तो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू या पूछेगा मिनिमम वैल्यू। तो आपको सबसे पहले अब मैक्सिमम का बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम का कंसेप्ट लेके चलेंगे। मैक्सिमम में वो क्या पूछेगा, आपको क्या करना है, जो चीज आपके पास गिवन दी जाए, ठीक है ना, जितने भी वेरिएबल्स दिए जाए, यहाँ पे कितने वेरिएबल है 1 2 3, आपको क्या करना है, शॉर्टकट की बात कर रही हूँ, तो जो भी नंबर दिया गया है आप उसे उतने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो x की अगर मैं डिवाइड करूँ तो सीधी सीधी बात है, एवरेज क्या कहता है, जितने नंबर है जितना टोटल आए, एक तरह से ये क्या है टोटल, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ये तो कहते हैं आप, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप ये मानो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 है, तो मुझे इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं 12 को क्या डिवाइड करूंगी, यानी कि कितने बार में आएगा आपके पास 4 4 4, यानी कि x की वैल्यू भी 4 आ गई, y की बात करूं तो y की वैल्यू भी 4 आ गई, और z की बात करूं तो z की वैल्यू भी आपके पास 4 आ गई, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है। तो जब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए तो आप ये देखो, मैक्सिमम की अगर वो बात करता है, मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू होती है x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ठीक है। तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि आपके पास आ गया 64, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है इतनी बार? अब मैं आपको चीज एक और चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर हम कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या होता है, आप ये मानो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, k इज अ कांस्टेंट, k क्या मान लिए, कांस्टेंट नंबर मान लिए, जो भी वो आपको गिवन देगा, यहाँ पे k को आप ये मान के चलो k एक गिवन नंबर है, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब आपको एग्जामिनर देगा क्वेश्चन पेपर में, जो ये नंबर देगा आपको क्या करना है, उसको इक्वली डिवाइड करना है। तो सीधी सीधी बात है, जब आपको इसको इक्वली डिवाइड करना है तो जितने भी नंबर दे आप उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पे 3 का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कितने थे 3 थे, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास यहाँ पे लिखना चाहो तो आप ऐसे कर लो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्लियर, उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, समझ में आता है। अब बात आती है मैक्स, आपके पास मिनिमम की बात। अगर वो आपसे कहे बच्चे मिनिमम बताओ, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का कंसेप्ट के अगर करें, यही क्वेश्चन आपके पास अगर दे देता है, यानी कि अब वो आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो वो आपको देगा x y z इज इक्वल टू, पहले आप सब कंसेप्ट समझो, x y z इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया k, आपका एक कांस्टेंट नंबर। तो जब आपके पास x की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो ये हो जाएगी आपके पास k, यानी कि k का 3 टाइम्स होल क्यूब। क्लियर है इतनी बात आपका? अब यहाँ पे क्या निकालना है आपका, 1 की पावर 1/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी k की पावर √3। क्लियर है? अगर मैं y की बात करूं तो y की वैल्यू की क्या हो जाएगी आपके पास, k की 1/3। अगर मैं z की बात करूं तो z भी क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हम z को कैलकुलेट करें तो k की पावर 1/3 कर ले, या आपका √3। इतनी बात समझ में आती है, कोई किसी को डाउट? अब यहाँ पे मिनिमम की बात होती है, तो मिनिमम को आपसे क्या कहेगा, तब आपसे कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट करके बताओ। जैसे एज ए एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसने आपको दिया x y z इज इक्वल टू 8, कितना दिया बच्चे 8 दिया है, और वो आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस, यानी कि आप पूछ क्या रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू निकालो। देखो मैक्सिमम में हमेशा उसे क्या करेगा, ऐसे देगा, मल्टीप्लिकेशन में देगा, मिनिमम में देगा x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू निकालो, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, x प्लस वाई प्लस जेड की, इसको ये निकालने को आपसे कहेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको क्या कहेगा, x प्लस वाई जेड दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में ये दिया जाएगा आपको, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या लगेगा, ये वाला इक्वली आपको यहाँ पे भी डिवाइड करना है। जब आप इक्वली डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि आपके पास जो भी वैल्यू हो, सीधी सी बात है, आप इसे इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सीधी बात समझ में आती है। तो क्या वैल्यू आएगी 2, यानी कि x की वैल्यू भी 2 आई, y की वैल्यू भी 2 आई, और z की वैल्यू भी 2 आई, कितनी आई
2 2 और जेड की वैल्यू कितनी है 2। अब आपको निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो 2 + 2 + 2 यानी कि अब आप सबको क्या कर दें 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली करते हैं। तो कहने का मतलब ये है सॉरी 6 8 नहीं 6, तो आपके पास कितना आ गया सबकी वैल्यू 2 2 2 और हमारे पास सबको जोड़ देंगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए वो हमेशा आपसे x + y + z की डिमांड करेगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो हमेशा x × y × z से डिमांड करेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, जितने भी नंबर्स आपको गिवन होगा, आपका कांस्टेंट गिवन होगा, आपको क्या करना है इक्वली उतने नंबर वेरिएबल से डिवाइड करना है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास होगी उसकी क्या निकालनी है आपको रूट, जो भी आपके पास नंबर गिवन हो तो x का निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, इसीलिए मैंने कांस्टेंट माना, उसको 3 से होल क्यूब 3 कर दिया, क्योंकि 3 वेरिएबल थे, 4 होते तो 4 टाइम्स कर देते, ठीक है ना। तो यानी कि फिर क्या हो जाता k √1/4, या फिर क्या करते आप इस तरीके से k कर देते। अगर 5 वेरिएबल होते तो 1/5 कर देते और यहाँ पे 5 की रूट कर देते। क्लियर है इतनी बात? तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ, इसी से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं आज की क्लास का। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा है a + b + c = क्या दे रखा 13। अब बच्चे एक बात बताइए, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू क्या था, अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया होता, क्या देता है मैक्सिमम वैल्यू a b और c, तो मैं क्या करती डायरेक्ट क्या करती 13 को डिवाइड करती 3 से और a की वैल्यू निकाल लेती, b की वैल्यू निकाल लेती, c यानी कि इक्वली डिवाइड हो जाता। तो वो a की वैल्यू हो जाती b की और c की, और मैं क्या कैलकुलेशन करती x × y × z कर देती। लेकिन अब क्वेश्चंस का थोड़ा उसने चेंज कर दिया, जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो थोड़ा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। यहाँ से लिख दिया a - 3 b - 2 और c + 1। कुछ नहीं करना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हमें क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है 13 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखी है a - 3, यानी कि a की कोई ऐसा मान आएगा, a की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें से 3 घटाया जा रहा है, b की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें से 2 घटाया जा रहा है, c की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो मैंने क्या करा, उठा के यहाँ पे ऐसे की ऐसे लगा दिया। 13 में से क्या 3 घटा दिया जो a की मान आएगा, फिर b 2 घटा दिया जो b का मान है, c में से ऐसा कोई मान निकालो जो 1 जोड़ा जाए। तो मैंने क्या करा, अब अगर आप यहाँ पे जोड़ो तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 में से 1 चला गया, मेरे पास कितना बचा 4। इतनी बात समझ रहे हैं? तो 13 में 4 गए, मेरे पास कितना बचा 9। इतनी बात समझ में आती है? अब मुझे क्या करना है 9 पे फोकस करना है। अब 9 को क्या करना है, कितने वेरिएबल दे रखे हैं 3, तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो सीधी सीधी बात है, मेरे पास a का मान कितना आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, c का मान भी 3 आ जाएगा। 9 को अगर आप इक्वली 3 आइटम्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मान आएगा 3 3 3। निकालनी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है a × b × c, क्योंकि वेरिएबल a b c है तो a b c निकाल दिए, x y z होते तो x y z निकाल देते। अब आप बताइए कितना होगा, 3 किया 9, 3 में 27, यानी कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें इसकी भी थोड़ी क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज कर दी उसने। क्या कहा है, अब इसमें 4 वेरिएबल लेंगे a b c d और यहाँ पे लिखा है 1, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालना क्या 1 + a 1 + b 1 + c और 1 + d। अगर सिंपल रहता है a + b + c + d, तो मैं क्या कर देती इन चारों की मल्टीप्लाई कर देती और 1 को डिवाइड करते। 1 को आप किसी में भी डिवाइड करो तो 4 पार्ट में डिवाइड करो तो डेसिमल में ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं आप a b c d की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें जो 1 यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है उसमें 1 जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, और आपके पास गिवन कितना है 1 गिवन है। तो सीधी सीधी बात हम समझो कितने कितने एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं इसमें, एक इसका 1 जुड़ रहा है, एक इसका 1 जुड़ रहा है, एक इसका 1 जुड़ रहा है, एक इसका जुड़ रहा है, ठीक है ना। आप ये तो समझ रहे हैं, यानी कि इस 1 के अंदर एक इसका जोड़ा, एक इसका 1 जोड़ा, एक इसका 1 जोड़ा और एक इसका 1 जोड़ा। तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, और एक इसका है ही था। तो सीधा सीधी के बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास टोटल 5 आ जाएगा, यानी कि 4 एक आपके पास गिवन है, 4 एक्स्ट्रा है, तो टोटल नंबर कितने हुए 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से 5 नंबर को इक्वली डिवाइड करना है, कितने में कितने वेरिएबल है 4 वेरिएबल है, तो यानी कि सबको वैल्यू कितनी मिलेगी, a को भी वैल्यू मिलेगी 5/4, b को भी वैल्यू मिलेगी 5/4, c को भी वैल्यू मिलेगी 5/4 और d को भी मिलेगी 5/4, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू का कांसेप्ट क्या बताया था, a × b × c × d। मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो बताया था मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप 5 को
4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो या पावर 4 कर दो तो एक ही तो बात है। तो 25 5 में 25 25 125 625 यानी कि ऊपर तो आ गया बच्चे 625 और 4 की बात करो तो आ गया आपका 256। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चे इसमें क्या दिया, मैक्सिमम के तो बहुत सारे कर लिए थे, अब मैंने क्वेश्चन दिया है मिनिमम वाला। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितने वेरिएबल है इसमें, 4 वेरिएबल है। क्या कंसेप्ट बताया था कि जब आपके पास मिनिमम की बात करें तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है या जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको आप क्या मानते हैं, कांस्टेंट करके उतने टाइम से आप उसको, आप कितने, 4 आपकी वेरिएबल है 4 है तो 4 हो जाएगा। 3 वेरिएबल होते तो होल क्यूब कर देते, ठीक है ना। 4 है तो 4 क्यूब कर दिया, 4 रूट कर दिया। क्लियर है की बात। अब हमारे पास 4 है तो मैंने 4 से कर दिया। आपके पास वैल्यू कितनी है 16। 16 की अगर मैं 4 टाइम्स करूं, कैलकुलेट कर दूं 4 आपके पास, तो क्या ना कितना आ जाएगा आपके पास, 4 ही तो, सॉरी 2 ही तो आएगा। समझ रहे ना मेरा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसका 4 टाइम तो बनाया है तो ये कितनी बार में निकाल कर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी कि आपकी कितना नंबर आ जाएगा आपके पास, 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि a की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी, b की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी, c की वैल्यू भी 2 आएगी और d की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी। क्लियर है इतनी बार। मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। मैक्सिमम में हम क्या करते थे, आपके पास मल्टीप्लाई करते थे। मिनिमम निकालना है तो मिनिमम में बच्चे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसने क्वेश्चन में खुद भी देकर रखा है, देखो ऐड। तो अब आप मुझे बताइए, अगर a b c d सब ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी कि 4 टाइम अगर आप ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 8। तो अब समझ पा रहे होंगे बेटे कि मैंने मिनिमम के भी क्वेश्चंस करा दिए, मैक्सिमम के भी करा दिए। आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को जज करना है और आंसर विद इन सेकंड ट्रिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड पे मैंने लिखा है a/b = c/d। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो a b c d e f यानी कि 4 है आपके पास, सॉरी 6 है। क्लियर है इतनी बात, 6 वेरिएबल है और आपके पास जो कैलकुलेट करने के लिए इसने बोला है 2a 3c और 4e 2ba। ठीक है ना। एक चीज आपको याद रखना, पहले हम कंसेप्ट से समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। आगे जो इसी से रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी वो आप बिल्कुल दम निकालेंगे बिना सोचे, बिना पेन उठाए। इन क्वेश्चंस में आपको पेन उठाना बिल्कुल है ही नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते जिसमें सारे के सारे वेरिएबल डिफर हो, यानी कि आप देखो ये सब अलग अलग दे रखा है और सबकी वैल्यू एक है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप उसमें कहते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि सभी का मान 2/3। ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं आप देखो a/b बराबर मेरे पास क्या होगा, 2/3 हो गया। अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 यानी कि b। a का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/3। इतनी बात समझ में आती है, हाँ या ना। अगर सेम इसी तरीके से मैं b की अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए, यानी कि c/d के लिए, बच्चा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रही हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं कराऊंगी मैं, डायरेक्ट करेंगे हम। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, मेरे पास आ जाएगी 2/3 यानी कि d। इतनी बात समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या कहा, ठीक है। c का मान भी आ गया। इसी तरीके से अगर मैं d की बात करूं तो मेरे पास d का मान आ जाएगा 2/3। ठीक है ना। अगर हम c कैलकुलेट हो गया मेरे पास, ठीक है ना, a कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं हम इस वाले स्टेप पर। इस वाले स्टेप में हमें किसका कैलकुलेट, सॉरी e कैलकुलेट करना, तो e की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी। अब हम हमारे पास इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं जो हमसे उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 2a + 3c - 4e ये जो चाहिए थे हमें, a c और e आ गया हमारे पास, a भी c भी e भी। अब मैंने क्या करा, इस वाले जो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 2 गुणा a का मान रख दिया 2/3 b + 3 गुणा 2/3 किसका है, c का मान क्या है, d है तो d रख दिया। ठीक है। माइनस का 4 फिर आपके पास 2/3 और इतनी बात समझ में आ रही है। e का मान कितना है हमारे पास, f है। क्लियर। अब आप बताइए नीचे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो हम आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 जो आपके पास सभी में आ रहा है, 2/3 सभी में था, तो मैं पहले भी ऐसे कर सकती थी। मैंने 2/3 को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास रह जाएगा 2b + 3d माइनस का 4f और नीचे भी आपके पास यही वैल्यू है 2b + 3d माइनस का 4f। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर क्या बचा, 2/3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको सोचना ही नहीं है, जो दिया जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाए वही उसका आंसर होगा। ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा डिफर ले लेते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
वही सेम उसी पैटर्न पे है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम पैटर्न वही है। अब यहाँ पर बच्चे क्या दे रखा है आप देखो, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 2/3 दे रखी है। मैंने अभी आपसे बोला जब भी जितने भी वेरिएबल दिए जाते हैं अगर उसके इक्वल की होता है तो वही आंसर होता है। लेकिन फिर भी अगर हम चेक करना चाहें तो देखो क्या करते हैं, आप मुझे बताइए यहाँ पर हमारे पास अगर मैं क्यूब की बात कर पा रही हूँ तो आप ये देखो कि ए की अगर मैं बात करूँ तो ए का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 2/3 बी। ये तो बात है, ये तो आएगा 2/3 बी आएगा, हाँ है ना। अब आप मुझे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, सीधी सी बात है मैं इसका क्यूब कर दूं तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अगर 2 की क्यूब की बात करूं तो आपके पास 2 3 4 7 9 8 और 3 की क्यूब की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये, सभी का मान ऐसे आएगा। इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, सी क्यूब चाहिए, तो सी क्यूब में आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 8/27 डी की क्यूब, ठीक है। अगर आपको मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए, तो यानी कि ई की क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 8/27 एफ की क्यूब, हाँ ये ना। अब मैं सम इसमें रख दूं, अगर मेरे पास सब में कॉमन क्या आ रहा है 8/27 आ रहा है तो 8/27 को तो मैं क्या कर दूं, बाहर ही रख दूं, ठीक है ना। तो 8/27 को हमने क्या करा, बाहर ही रख दिया और यहाँ पे मेरे पास रहेगा 2a की क्यूब प्लस 3c, क्योंकि आपने के पास सब में ये चीज आ रही है, ठीक है ना, डिफर कॉमन है 8/27 तो वो मैंने वही रख दिया। a क्यूब की जगह पर अब आपको क्या रखना है, b क्यूब, समझ रहे हैं मेरी बात। b 3c का मान रखेंगे, c का मान क्या है d क्यूब, 8/27 ऑलरेडी बाहर है तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास d की क्यूब और यहाँ हो जाएगा 4f की क्यूब। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या कहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही कॉमन निकाल दिया। कॉमन क्या था, 8/27 कॉमन था, वो ऑलरेडी पहले से बाहर निकाल दिया और यहाँ पे था मेरे पास 2a क्यूब, 2 ऑलरेडी लिखा है, a क्यूब का मान मेरे पास क्या है b क्यूब, मैं भी क्यूब, इससे कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या बची 8/27। तो मैंने आपसे वही कहा अभी कि जब भी आपके पास बच्चे क्वेश्चन दिया जाए तो जो दिया जाता है वही आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे सिंगल होता, आप ये देखो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, सिंगल सिंगल है यानी कि कोई पावर नहीं है, अगर यहाँ पे भी वो पावर के बिना बात करता तो मेरा आंसर कितना हो जाता, 2/3 हो जाता। अब यहाँ पर उसने स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर लगा दिया तो मैं क्या कर दूंगी, इसका स्क्वायर कर दूंगी यानी कि 4/9 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे उसने क्या कहा, सिंगल सिंगल दी थी और यहाँ पे उसने क्या पूछा था हमसे, 3 3 यानी कि पावर 3 3 पूछी थी, तो मैंने क्या कर दिया था 2/3 का होल क्यूब कर दिया था। होल क्यूब का तो मेरे पास कितना आ गया 8/27 आ गया। अगर यहाँ पे 4 कह देता तो यहाँ पे 4 पावर लगा देता तो मैं इसकी 4 टाइम्स कर देती, ठीक है ना। तो आपके पास कितना हो जाता, आप ऊपर आ जाता 16 और नीचे आपके पास उसी तरीके से 81, तो यानी कि 16/81। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास इस तरीके वेरिएबल सारे इक्वल दे रखे हैं तो जो चीज यहाँ पूछी जाए आप उसकी पावर चेक करो और उसने टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर 2 टाइम्स अगर पावर आपके पास स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर पावर 3 में है तो उसका होल क्यूब कर दीजिए, 4 में है तो वो आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। देखिए बच्चे क्वेश्चन है आज की क्लास का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि P/A Q/B + R/C = 1 और ये इसमें क्या कर रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है, एक तो 1 के इक्वल दे रखी है और एक क्या दे रखी है 0 के इक्वल दे रखी है। और इसमें लिखा है कि जहां पर P Q और R यानी कि तीनों वेरिएबल P Q R यानी कि पहली वाली इक्वेशन के लिए और दूसरी वाली इक्वेशन यानी कि ABC के लिए वो नॉन जीरो यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी निकालनी है। जो आप मुझे आपको खुद देखो, आप आंसर विद इन सेकंड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन की बात करें इसे समझना होगा हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कैसे, आप देखो यहाँ पे क्या है P Q R, यहाँ पे इसने क्या रखा है स्क्वायर कर रखा है, P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या नीचे आप ये देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, ये दे रखा है, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। जब इसका 1 सिंगल 1 के बराबर है तो जब इसका स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर 1 की तो स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आ गया आंसर 1। लेकिन अगर हमें समझना हो कि कभी कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने क्यों दे रखा है, क्योंकि 2 इक्वेशन दे दी, एक तो यहाँ पे ये दे दी और ये दे दी और पूछ इसी की रहा है यानी कि इसी की पूछ रहा है, तो इसका क्या काम है आप ये बताओ। जब ये इक्वेशन दे रखी थी और ये चीज पूछी है तो इसका क्या काम था, उसने दिया क्यों है, क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऊपर तो 0 लिखा और यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो। अब जरा देखिए जरा कैसे करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, इस वाले पूरे को, इस वाले को P/A को मैं क्या मान लूँ x मान लूँ, Q/B को मैं y मान लूँ और R/C को मैं क्या मान लूँ बच्चे z मान सकती हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x + y + z = 1 आ जाएगा।
हाँ या ना? अब मैंने क्या करा, इस वाली के इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कुछ भी मान लो, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखें, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, यही तो आएगा। मैं 2 पहले ही बार कॉमन ले लूं, अंदर लिख दूं xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने खाली स्क्वायर कर दिया, आइडेंटिटी सबको मालूम है, आइडेंटिटी लिख दी मैंने इसकी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मेरे पास यह आया, यहाँ तक मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अब मैं लेती हूँ वो वाली इक्वेशन। आप देखो, जब मैंने इसको क्या करा है, x माना है, इसको मैंने क्या माना है, x, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। आप देखो P अपॉन A क्या है, x है, और वहां पे क्या लिखा है A अपॉन B, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ के लिए ये बच्चे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन z। समझ रहे ना मेरी बात? ये क्या है बच्चे, P अपॉन A है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा A अपॉन P, यानी कि A अपॉन P आ गया। 1 अपॉन y क्या हो जाएगा B अपॉन Q, B अपॉन Q आ गया। और z की बात करूं 1 अपॉन z क्या हो जाएगा R अपॉन C अपॉन R, तो C अपॉन R। तो कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो यानी कि मेरे पास आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन के बिहाफ पर। हाँ या ना? अब मैं इसका क्या करता हूँ, एलसीएम ले लूं। अगर मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ तो x y z इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y z प्लस x z प्लस x y। हाँ या ना? ठीक है, कोई डाउट? अब आप मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है जेड वाई एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या है, ये किसके बराबर चल रही है 0। अब यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा हम यहाँ नीचे कर देते हैं बच्चे। तो आप मुझे बताओ, डिवाइड में है तो इधर जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास x प्लस वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या आ गया 0 आ गया। इसको मैंने अरेंज कर दिया, एक्स वाई पहले लिख दिया, फिर वाई जेड लिख दिया, फिर जेड एक्स लिख दिया, और कुछ नहीं करा, एक अरेंज कर दिया, यानी कि सिस्टमेटिक वे में कर दिया सिंपली। ठीक है ना? तो ये किसके बराबर आ गया 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, उधर जाएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई 0 से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 0 के बराबर आ गया। इतना मान, ये वही चीज तो है, वही तो है। हाँ ये ना? तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 0 रख दिया। ठीक, जब 0 हो गया तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। जब इसका मान 0 है, 0 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स क्या है बच्चे, क्या है एक्स, पी अपॉन ए, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज तो पूछी, एक्स क्या है ये, ठीक है ना? चाहे आप इसका स्क्वायर नहीं भी करो तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना? इतना तो स्मार्ट एसएससी का बच्चा है और एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो सभी को मालूम ही है। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी अपॉन ए, यानी कि पी अपॉन ए यानी कि स्क्वायर में तो स्क्वायर में आ जाएगी। वाई की वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो पूछा था उसने, आर स्क्वायर अपॉन सी। तो हमारे पास क्या मान आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो मुझे कंसेप्ट कराना था तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कराया, सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये चीज दी। आप खुद ही देखिए, जो चीज आपको गिवन है वही तो पूछ रहा है, उसका स्क्वायर पूछा है। हाँ, प्रॉब्लम तब आती अगर यहाँ पे 1 की जगह पे कुछ और नंबर होता, 2 नंबर होता, 3 नंबर होता, 4 नंबर होता, फिर प्रॉब्लम आती, क्योंकि फिर मुझे क्या करना पड़ता, जब इसका स्क्वायर करते उतने टाइम से भी वैल्यू आती, ठीक है ना? जब आप इसका स्क्वायर करते, लेकिन बस आपको वहां पे भी ट्रिक लगाते, आपको कुछ नहीं करना था। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर तो 1 है, हमें पता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आया, हमने आंसर लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको वो दे देता 2, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो मेरा आंसर आ जाता 4। ठीक है? यहाँ पे आप क्या देखो, आप खुद ही देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है जो आपको इसको मान रहे हैं उसी का तो रेसिप्रोकल है और वो 0 के बराबर, तो इसकी तो कोई वैल्यू आनी नहीं है, यानी कि इसकी तो कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो खाली मेरी एक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है ना?
लेकिन कंसेप्ट की बात करें कि 2 इक्वेशन दे रखी है तो मुझे समझाना था कि कैसे लिया, तो उस तरीके से हमने क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो आई होप मैंने आज की क्लास में आपको 11 क्वेश्चंस कराए हैं आपको और समझ में आए होंगे। तो अभी जो लास्ट वीडियोस गई थी उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, एक दो सबके, और एग्जाम आपके जो लास्ट ईयर की एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। जैसे एसएससी के 2014 का 13 का क्वेश्चन भी था, उसमें आपका 16 का क्वेश्चन भी था। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं हमें नीचे। और कहते कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ जाके आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन बच्चे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कहते कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप फ्रेंड्स को, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।